प्रेसिडेंट शी एक खास किस्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका को कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ सुपर पावर्स, बोथ ग्रेट पावर्स अग्रीड कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता और न उसे बनाने देना है। कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प वाशिंगटन से निकलते हैं, उनके निकलने से कुछ घंटे पहले चाइनीज एम्बेसी इन द यूएस 4 रेड लाइंस इशू करती है। पाकिस्तान को फेस सीरियस प्रेशर इन द नियर फ्यूचर। इजराइली लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर एनालिसिस। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी 14th एंड 15th मई को चाइना में द G2 मीटिंग करते हैं। द ग्रुप ऑफ टू मीन्स टू सुपर पावर्स वर साइमल्टेनियसली ऑन द सेम टेबल टुगेदर डिस्कसिंग वर्ल्ड इश्यूज। इस मीटिंग में जो ऑप्टिक्स हमें दिखाई गई, असल में कहानी कुछ और थी। ये मीटिंग इतनी इंटेंस माहौल में हो रही थी जिसका अंदाज़ा आप और हम लगा भी नहीं सकते। आज के इस एनालिसिस में हम उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ और वो मीटिंग किस एनवायरनमेंट में हो रही थी, कुछ वो बातें जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड हम देखेंगे कि व्हाट हैज़ बीन चेंज्ड एंड व्हाट विल गोइंग टू बी चेंज्ड। अब पाकिस्तान यहाँ स्टैंड कहाँ करता है और पाकिस्तान के लिए आगे क्या क्या मसाइल या क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी की 14th एंड 15th मई को मीटिंग होती है। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रम्प अप्रॉक्सीमेटली 17 बिग इकोनॉमिक टाइकून्स को अपने साथ लेके जाते हैं। यानी और ये चीज़ हमें दिखा रही है कि वो पर्सनल और बिजनेस डिप्लोमेसी को फोर फ्रंट पर रख रहे थे, अपने ट्रांजैक्शनल माइंडसेट को फोर फ्रंट पर रख रहे थे, जिस पर चाइनीज़ कमेंटेटर्स या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो ये कहते हैं कि आप 17 बिग टाइकून्स को लेके आए हैं अपने साथ, 17 मेंबर्स को, इतनी बड़ी टीम को लेके आए हैं। अगर एक बंदा और डाल देते तो ये 18 मेंबर्स की पूरी टीम बन जाती। और चाइनीज़ कमेंटेटर्स के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं, जिस तरीके से लॉर्ड बुद्धा के 18 डिसिपल्स थे, 18 जानशीन थे, आप भी वही लग रहे थे। तो प्रेसिडेंट शी एक खास किस्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका को कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। हमने बैलेंस ऑफ पावर सुना, हमने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी सुना। यहाँ दो पावर्स के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर होता है, जहाँ उनके दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होते हैं और वॉर को प्रिवेंट करने के लिए दोनों पावर्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करती हैं। दैट इज स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। यहाँ दोनों के पास डिफरेंस होती है, यहाँ दोनों के पास नॉट, आई विल नॉट से एंटायरली, बट अप टू सम एक्सटेंट इक्वल पावर होती है। लेकिन प्रेसिडेंट शी कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेसिकली इंक्लूड्स फोर थिंग्स: पॉजिटिव स्टेबिलिटी, healthy stability, lasting stability and constant stability. Simply to put, दोनों पावर्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगी। एक राइजिंग पावर है, एक स्टेब्लिश पावर है। दोनों को ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनानी चाहिए, बल्कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हमें खुद कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। सिंपल से मीनिंग ये है कि जैसे कोल्ड वॉर के दौरान रशिया और सोवियत यूनियन एंड अमेरिका के दरमियान जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हुई और इसके अलावा जो भी पैक्स एंड एग्रीमेंट्स हुए, उनके ज़रिए स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की गई थी। दोनों को पता था कि दोनों ही एस्टेब्लिश पावर हैं, बाइपोलैरिटी चल रही थी। लेकिन यहाँ चाइना एक राइजिंग पावर है। चाइना के साथ आज तक ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी बड़े लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं हुआ है। सो दे हैव टू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द बेसिक्स। एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नई ट्रीटीज़ बनानी पड़ेंगी दोनों, जिसमें रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तीनों होंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट के बाद, फॉरन दी कॉन्सेप्ट बताने के बाद, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक खास फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। ये नाम हमने और आपने पहले भी सुना है। व्हाट इज थ्यूसिडाइड्स ट्रैप? 431 BC में जब पेलोपोनेसियन वॉर होता है एथेंस एंड स्पार्टा के दरमियान, शी जिनपिंग उसको रेफर करते हैं बाय टॉकिंग विद ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप है क्या? यानी उस वक्त दो पावर्स, एक एस्टेब्लिश पावर स्पार्टा और एक राइजिंग पावर एथेंस। राइजिंग पावर वाज इंस्टिलिंग फियर इन दी स्पार्टा कि भाई उनकी उनकी हेजेमनी, उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी और फिर उन दोनों के दरमियान वॉर होता है।
इसी चीज़ को ग्राहम एलिसन थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं और वो 16 वॉर्स पर स्टडी करते हैं, उन पर अपना व्यू पॉइंट देते हैं, जहाँ उनका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कभी एक पावर राइज़ होती है, एक एस्टेब्लिश पावर चैलेंज होती है, तो 12 आउट ऑफ 16 केसेस में वॉर इज़ इनएविटेबल, वॉर हुआ ही हुआ है। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसी को एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प से ये कहते हैं कि क्या दोनों पावर्स थ्यूसराइड्स ट्रैप को अवॉइड नहीं कर सकती। सेकंड बात होती है जिसकी वजह से जिनकी मीटिंग हो रही है, आई वुड से द ईरान वॉर। ईरान की शूट बात होती है और जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से पूरे पूरी पूरी मीटिंग का जो समरी आती है, जो की नोट एड्रेस की समरी आती है चाइनीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें ये बात लिखी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्रेसिडेंट शी अग्रीड ऑन थ्री थिंग्स ओवर ईरान इशू। नंबर वन, नो मिलिटराइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी जितने भी ऑफेंसिव मूव्स किए जा रहे हैं चाहे ईरान की तरफ से या यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो सबसे पहले बंद किए। नंबर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ सुपर पावर्स, बोथ ग्रेट पावर्स अग्रीड कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता और ना उसे बनाने देना है। ये सब एस्टोनिशिंग थिंग है। एंड नंबर थर्ड, उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात, कि चाइना हैज़ एग्रीड टू बाय मोर अमेरिकन ऑयल, यानी ईरानी ऑयल को रिप्लेस नहीं करेगा लेकिन अमेरिकन ऑयल भी बाय करेगा और ज़्यादा बाय करेगा पहले से ज़्यादा। ऑल्दो पहले भी बाय करता रहा है बट अमेरिकन ऑयल और ज़्यादा बाय करेगा। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताइवान इशू। दोनों ग्रेट पावर से मिलना ताइवान इशू पर भी बात होती है और इसमें सबसे नोटिस करने वाली बात यह है, सबसे स्टॉनिशिंग बात यह है कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प वॉशिंगटन से निकलते हैं, उनके निकलने से कुछ घंटे पहले चाइनीज़ एम्बेसी इन द यूएस 4 रेड लाइन्स इशू करती। नंबर 1, ताइवान के ऊपर कोई आड़ी-टेढ़ी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नंबर 2, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर यूएस कोई बात नहीं करेगा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से या उनके स्टाफ से। नंबर 3, जो चाइना का डेवलपमेंटल राइट है, चाहे पीआरआई है या सीपेक उसका पार्ट है, इन रूट्स के ऊपर कोई बात, इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी। एंड नंबर 4, चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम्स पर कोई बात नहीं की जाएगी। यानी आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब कोई डील करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाते हैं, जैसे ईरान पे हमने देखा। चाइना ने भी वही किया ट्रम्प को प्रेशराइज़ करने के लिए। ये चाहता चाइना तो मीटिंग काफ़ी पहले की डिसाइडेड थी, ये 4 रेड लाइन्स पहले भी दे सकता था, बट ठीक कुछ 1 या डेढ़ घंटा, 2 घंटे पहले ये 4 रेड लाइन्स देना, ये ट्रम्प को प्रेशराइज़ करने के लिए। सो इन 4 पॉइंट्स को चाइनीज़ एम्बेसी यूएस के सामने रख देती है। अब प्रेसिडेंट शी ताइवान पर बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से और क्लियर वार्निंग देते हैं। जितने बाकी इश्यूज़ थे, ईरान इशू हो गया, आपका ग्रेट पावर का स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो गई, आपके दूसरे ट्रेड हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो गई, इन सब पर कोऑपरेटिव बात हुई, विन विन कोऑपरेशन हुई। बट ताइवान इशू पर क्लियर कहा, अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मिनिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट शिन हुआ, जो वहाँ का सबसे क्रेडिबल न्यूज़ चैनल है, उसके अकॉर्डिंग चाइना के सदर शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्लियर वार्निंग दी, अगर ताइवान को आपने मिसहैंडल किया तो क्लैश इज़ इनएविटेबल। क्लैश हो गई होगा, तो इस ट्रैप में फिर हम दोनों फँस जाएँगे। सो ट्राई दोन इसमें सीधा-सा मकसद ये था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कि आपने जो आप लगातार ताइवान को आर्म्स सेल्स दे रहे हैं, ज़रा उन पर गौर करें, उनको हाल्ट करें, उनको रोकें। बिकॉज़ दिस इज़ कॉज़िंग इरिटेशन इन चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक सर्कल्स। तो ये मीटिंग बहुत इंटेंस माहौल में हुई है। सबसे पहली चीज़, जो अमेरिकन अमेरिकन टीम चाइना गई थी, उनके पास ख़ास किस्म के बैग्स थे जिन्हें फ़ैराडे बैग्स कहते हैं। अच्छा, वो फ़ैराडे बैग्स क्या होते हैं? उन फ़ैराडे बैग्स में आप अपने मोबाइल, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ रखते हैं, तो जो बाहर की सिग्नल्स की इंटरप्शन होती है, यानी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैक करना चाहती हैं, ब्लूटूथ सिग्नल्स के ज़रिए या दूसरे वायरलेस सिग्नल्स के ज़रिए, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। सबसे पहले तो ये बैग थे उनके पास, फ़ैराडे बैग्स। सेकेंडली, जितने भी उनके ओरिजिनल फ़ोन्स थे अमेरिकन टीम के, वो अपने तमाम फ़ोन्स अपने होमलैंड में छोड़ कर आए थे। यहाँ उनके पास ख़ास किस्म के फ़ोन थे जिन्हें बर्नर फ़ोन्स कहा जाता है। जो ख़ास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या जिन्हें जो आपका एनिमी होता है वो हैक नहीं कर सकता। सो इट्स नॉर्मल, ये हमेशा होता है।
लेकिन पब्लिकली कभी ना बताया गया ना दिखाया गया। दिस टाइम एवरीथिंग वाज मेड पब्लिक। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प मेमोरियल साइट्स इन चाइना उनका विजिट कर रहे थे, तो चाइनीज ऑफिशियल्स और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स के दरमियान क्लैश होता है। कुछ व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमें भी एंट्री दी जाए प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, लेकिन चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं आप नहीं जा सकते, सिवाय प्रेसिडेंट ट्रम्प के कोई नहीं जा सकता। तो वहाँ उनका क्लैश होता है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चाइनीज सिक्योरिटी एजेंट या जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर था, वो इस कदर ऑफेंसिव होता है व्हाइट हाउस के उस व्हाइट हाउस ऑफिशियल के साथ कि वो व्हाइट हाउस ऑफिशियल बेहोश होने की हालत में आ जाता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आप सोच रहे होंगे कि इस ग्रैंड बारगेन में, द G2 में, पाकिस्तान क्या कर रहा है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो इसमें डिस्कस हुआ था दैट वाज ईरान, और ईरान वॉर में मीडिएट कौन करवा रहा है, पाकिस्तान। और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और इस बार भी चाइनीज ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान की मीडिएशन को सराहा है और उसको फेवर दी है। बट इजरायली लॉबी हैज स्ट्रेंथेंड इट्स फुटहोल्ड इन अमेरिका अगेंस्ट पाकिस्तान दिस टाइम। जहाँ हमने देखा कि पाकिस्तान के दरवाजे व्हाइट हाउस के लिए खुले हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प, स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, वो सब पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द मीडिएशन। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो बयानात की हद ही कर दी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम पीट हेग्सेथ को एक मीटिंग के दौरान इस ये इशू राइज करते हैं कि पाकिस्तान की मीडिएशन को रिप्लेस किया जाए। ना वो पाकिस्तान को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना चाइना को, ये उनके अल्फाज हैं। तो आपने देखा कि लिंडसे ग्राहम एक रिपब्लिकन सेनेटर हैं, ट्रम्प की अपनी टीम के हैं, बट इज स्पॉन्सर्ड, ही इज सपोर्टेड बाय द इजरायली लॉबी। दैट मीन्स जहां पाकिस्तान ने लॉबिंग करके अपने लिए दरवाजे खुलवाए हैं व्हाइट हाउस के लिए, वहीं इसराइली लॉबी चाह रहा है कि जरा पाकिस्तान को साइड किया जाए। अब आप प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये ट्वीट देखें जो कल आया है, तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस पूरे ट्वीट में कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं कि मैं वॉर करने जा रहा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की कि वॉर इज इनएविटेबल, वॉर होना ही होना है। अभी भी उन्होंने अपनी मिलिट्री को ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि जहां कोई थोड़ी सी भी इम्बैलेंस होती है सिचुएशन, आपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 लॉन्च कर देना है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि मैं तो गल्फ स्टेट्स के कहने पर, कतर के कहने पर, यूएई जो इस वक्त इसराइल के साथ एक्सट्रीमली अलाइंड है, प्रो इसराइली पॉलिसीज लेके चल रहा है, उसका नाम लेते हैं अपने ट्वीट में और कहते हैं कि मैंने इनके कहने पर वॉर को टाल दिया। मैं डिप्लोमेसी को चांस दे रहा हूँ बिकॉज इनकी तरफ से मुझे पैगाम आया है कि ईरान एग्री कर चुका है नो न्यूक्लियर वेपन्स के। पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है। सो माई टेक इज दैट पाकिस्तान कुड फेस सीरियस प्रेशर इन द नियर फ्यूचर। इसराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का इस बार पाकिस्तान का नाम ना लेना, सेनेट सेनेटर लिंडसे ग्राहम का पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, और पाकिस्तान चाइना को एक ही पैरिटी पर लाकर उन दोनों के खिलाफ बात करना, दिस इज नॉट गिविंग अ वेरी गुड सिग्नल।